पढ़ा उसके बारे में, एपेक्स बॉडीज के बारे में पढ़ा था हमने, और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, किस आधार पे डिवाइड किया गया है, स्टेट यूनिवर्सिटी कैसी है, प्राइवेट सेंट्रल, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हमने पढ़ा था। यूजीसी के बारे में पढ़ा था, एनसीईआरटी, एनसीटी, न्यूपा, नैक, एआईसीटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी अभी आगे। आज हमें पढ़ना था एजुकेशन कमीशन के बारे में। क्लियर स्क्रीन विजिबल हो रही है? ठीक है, हाँ तो मैम, स्क्रीन दिख रही है। बाकी लोग भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही है। नहीं, अगर इसमें नहीं दिख रही होगी तो मैं रोटेट करूंगी, इसलिए मैं पूछ रही थी, फॉन्ट थोड़े हाँ, एक छोटे बार होते हैं। रोटेट करके देख लीजिए। रोटेट करिएगा तो मे भी थोड़ा और बड़ा ओके, दिखे। ठीक है, अभी बेटर है मैम। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। एजुकेशन के मिशन के बारे में हमें पढ़ना था। तो जो भी शिक्षा व्यवस्था होती है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, या कहें आयोग जो बनाए जाते हैं, उन्हें ही एजुकेशन कमीशन या आयोग कहते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था के बारे में स्टडी करती है और इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है, और उस रिपोर्ट को उस समय के जो सिचुएशन होती है उसकी पूरी स्टडी करती है। उसके बाद जो है उस समय की क्या कंडीशन है, शिक्षा व्यवस्था किस तरह, लोगों की डिमांड क्या है, उस हिसाब से जो है रिपोर्ट अपने प्रिपेयर करके कि क्या चीजें चल रही हैं और वो प्रेजेंट करती है। क्या रिजल्ट आते हैं उनके बारे में बताती है। और इन्हीं चीजों के आधार पर कि क्या रिजल्ट आए और क्या कंडीशन है उस समय पे शिक्षा व्यवस्था की, और क्या होनी चाहिए बेहतर बनाने के लिए, वो भविष्य के बारे में भी बताती है। कि क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें अगर हम ऐड करते हैं एजुकेशन सिस्टम में तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। इसके लिए वो जो सरकार होती है उसको सुझाव देती है। एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं हम, कौन कौन से कमीशन आए। तो जो सबसे पहला कमीशन आया था स्वतंत्र भारत में, वह था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948 में आया था। हाँ, 1948 में आया था। इस आयोग का जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसको गठित किया गया था। अ, इसने जो भी अपना काम किया, इसलिए वो विश्वविद्यालय के भी, इसके नाम से ही पता था यूनिवर्सिटी, तो हायर एजुकेशन और जो विश्वविद्यालय शिक्षा था उसी पे इसका काम था बेहतर, बेसिकली। जो स्टार्टिंग में जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो स्टेट के अकॉर्डिंग थी। जिस भी राज्य में था, जिस तरीके से वो चाहते थे, उनकी लैंग्वेज होती थी अपनी, अपना पाठ्यक्रम होता था, अपना जो भी सिलेबस होता था, करिकुलम उनका होता था, सिलेबस उनका होता था, अलग अलग चीजें होती थी। डिग्री भी देने का जो एक स्टाइल था अलग था, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, सबका अलग अलग था, स्टेट वाइज था। लेकिन जब ये एजुकेशन कमीशन आया तो इसमें इन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष का एक जो है वो करिकुलम होना चाहिए। डिग्री जो है वो एक तरीके से दी जानी चाहिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे भारतवर्ष की, पूरे देश की एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि समानता आ जा सके, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग स्टेट का तो इससे कई तरह की परेशानियां भी आती थी। और ये जो कमीशन था, इन्होंने पूरे स्टेट, पूरे देश की जो है शिक्षा व्यवस्था जो हायर एजुकेशन की थी उस पे स्टडी किया, और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने कुछ चीजें अपनी बताई। बेसिकली ये जो 1948 में जो कमीशन आया था, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इस वजह से इसे जो है राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। और ये जो कमीशन थे, इसने पूरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का स्टडी करके इस पर अपनी जो है रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। इस जो कमीशन था, इसका मुख्य जो रिकमेंडेशंस थे उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इस पे अगर आप लोग को, अगर एजुकेशन के आप स्टूडेंट होंगे तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा जानना होगा।
तो आप उसको अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। अभी नेट में जितना आता है, जैसे कि जितना हम लोगों ने देखा है नेट के में हायर एजुकेशन में या फिर अदर जो गवर्नमेंट के एग्जाम में एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने ऐड किया है, एक-एक करके उतने को डिस्कस करेंगे। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप अपने एंड पे भी जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है? पीडीएफ में अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है? इसमें जो है पहली थी कि क्या कहते हैं वो, एक तो डिग्री 3 साल की, जिसने डिग्री की बात की थी, और जिसमें कि क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था कि सभी जो स्टेट हैं हर जगह लागू होगा, ऑल ओवर इंडिया पर जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें जो डिग्री का होगा, जैसे यूजी डिग्री जो है पहले अलग-अलग थी, यूजी यूजी डिग्री 3 साल की हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि पहले शिक्षा व्यवस्था स्टेट की थी, जैसे कि अभी हमने बताया। उसके बाद इस कमीशन में कहा गया कि जो हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होनी चाहिए, जिससे कि एक नियम पूरे भारत पर लागू हो सके। ठीक है? तो इस कमीशन के आने के बाद से जो शिक्षा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गई, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, जो कि पहले थी। ठीक है? जिससे कि उनका अपना पाठ्यक्रम वगैरह बना दिया गया। अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नियम के अकॉर्डिंग 70% जो सिलेबस जो करिकुलम होता है, 70% कॉमन होता है हर जगह का, आप किसी भी स्टेट में जाएँ, 30% आपको। हाँ, क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है या फिर गलती से माइक ऑन हुआ है? नो मैम, प्लीज कंटिन्यू। इससे गलती से माइक ऑन हो गया था। ओके, ओके। हाँ, ठीक है। तो उसमें 30% के लिए उनको रिलीफ है कि वो जिस तरीके से चाहें अपनी स्टेट की चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है वो सेम होता है, ठीक है? 3 साल के डिग्री प्रोग्राम, जैसे कि अभी बताया कि पूरे देश में 3 साल के डिग्री प्रोग्राम होगा, तो समान शिक्षा होगी। इसमें जो है एजुकेशन सिस्टम में जो ट्यूटोरियल को जोड़ने की बात कही, एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही कहा कि शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य को भी होना चाहिए। जैसे कि हमने जब पढ़ा था वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो क्या पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक कालीन में, तो मोक्ष की प्राप्ति, क्या कहते हैं आपकी, बौद्ध काल में निर्वाण की प्राप्ति आ गया, मुस्लिम काल में हर एक टाइम पे अलग-अलग था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गए थे, ब्रिटिश सिस्टम था, पूरी कंट्री जो है हमारी डिपेंडेंट थी, तो उस टाइम पे क्या शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी थी, और वैदिक काल से धीरे-धीरे जैसे भी आई थी, तो वो थोड़ा-थोड़ा उसमें कमियाँ आती चली गई थी। तो जो शिक्षा का उद्देश्य था वो कहीं न कहीं खत्म सा हो गया था, कुछ एक फिक्स एम नहीं रह गया था। तो जब ये कमीशन आया, इसने देखा, स्टडी किया पूरे भारतवर्ष में, तो इसने पाया कि भारत में जो शिक्षा दी जाती है वो एमलेस हो गई है अभी। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जाए उसका में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, कि किस उद्देश्य के साथ जो है शिक्षा दी जाए, इसी आधार पर करिकुलम जो आपका हो उसको बनाया जाए। ठीक है? साथ ही इन्होंने कहा कि नॉलेज के साथ-साथ चिंतन पर भी बल दिया जाए। छात्रों को ज्ञान देने के साथ-साथ उनके चिंतन का भी विकास हो, इस बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद से रूरल यूनिवर्सिटी की बात कही इन्होंने। इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही, साथ ही मोरल एजुकेशन की बात कही। इनमें कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर न केवल यूनिवर्सिटी ओपन करनी है, बल्कि नैतिक शिक्षा जो मोरल एजुकेशन होता है उसको भी बढ़ावा देना है। साथ ही इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, साइलेंट रिकमेंडेशंस इनके थे, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि क्या होता है कि जब किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेयर वगैरह होते हैं, अ उसमें कई धर्म के लोग होंगे, और वहाँ पे जो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी कहीं भी अगर प्रेयर होता है तो कई रिलीजन के लोग होंगे, और एक प्रेयर करने पे क्या होगा कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको उसमें कंफर्टेबल ना हो। जैसे कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को जो है समान अधिकार प्राप्त है। तो यूनिवर्सिटी कमीशन ने कहा कि यूनिवर्सिटी में साइलेंट प्रेयर होनी चाहिए। जिसमें कि जब साइलेंट प्रेयर हो तो सभी धर्म के स्टूडेंट अपने-अपने मन में अपने ईश्वर की प्रार्थना कर सकें।
क्योंकि किसी अन्य धर्म की प्रार्थना किसी अन्य धर्म के छात्र द्वारा अस्वीकार्य हो सकती है, तो प्रेयर जो है वो साइलेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो है भारत के सभी विश्वविद्यालय को आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इसमें जो है यूजीसी की स्थापना करने की बात करें। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से आयोग में जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात कही गई थी, ठीक है। अब जो है इसके बाद आता है आपका दूसरा शिक्षा आयोग, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। हाँ, ठीक है। इससे जो है ये 1952 में आया था, जिसको जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और या फिर इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन जो है वो कहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया गया था, मतलब जो पुराने ढर्रे से आ रही थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसको अध्ययन करने के लिए शिक्षा के अध्ययन माध्यमिक स्तर पर, जैसे पहले यूनिवर्सिटीज के लेवल पे हो गया, उसके बाद से माध्यमिक स्तर पर स्टडी करने के लिए इसका गठन किया गया था। जब राधाकृष्णन कमेटी आई थी तो उन्होंने अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो उसमें उन्होंने जो है मोस्टली हायर एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन की बात करी थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था अपनी रिपोर्ट में कि जब सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी होगी तभी जो है हायर एजुकेशन भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब जो है स्टूडेंट हायर एजुकेशन के स्तर में सुधार करना जो है वो तभी सही होगा जब सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए, क्योंकि जब क्या कहते हैं बेस सही अच्छा रहेगा, सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट अच्छे रहेंगे तभी तो अच्छे स्टूडेंट हायर एजुकेशन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। इस जो एजुकेशन सिस्टम ये कमीशन था, इसका अध्यक्षता जो है वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने किया था, इसलिए इसे जो है मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसने जो है स्टडी की अपनी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इन्होंने मल्टीपर्पज एजुकेशन सिस्टम की बात की। इसमें इन्होंने जो है मुख्य रूप से कहा कि भारत में एक तरह की शिक्षा व्यवस्था जो है वो दी जाती है। शिक्षा में बदलाव मतलब बदलाव नहीं है, एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है। और जो है जैसे कि आप देखेंगे कि ये अभी तो मैं जैसे एग्जांपल बताऊँ, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे केवल संस्कृत, इस तरीके से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थी। और मदरसे वगैरह हो गए या उनके जो आते हैं मुस्लिम, तो इस तरीके अलग अलग चीज उन्होंने कहा कि एक ही चीज है। अभी टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे केवल टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। मेडिकल साइंस की है, वहाँ पे केवल, तो इस चीज को इन्होंने कहा कि डिफरेंट अलग अलग चीजें होनी चाहिए, अलग अलग उद्देश्य होने चाहिए, एक साथ कई चीजें अगर ऐड करी जाएंगी तो बच्चा अगर किसी एक चीज में है तो साथ में अगर वो चाहता है दूसरी चीजों के बारे में भी नॉलेज लेना तो वो गेन कर सकता है, ठीक है। और जो है इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी साइंस बेस्ड एजुकेशन और साइंस बेस्ड एजुकेशन और क्राफ्ट जो है उस चीज को ऐड करने की बात कही। साथ ही इन्होंने इंडस्ट्रियल और जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन कह सकते हैं, मतलब शिक्षा को बेसिकली इन्होंने व्यवसायिक बनाने की बात करी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हो सके वो एजुकेशन मतलब उससे फायदा लिया जा सके, मतलब एजुकेशन से डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी का। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है अपने सिलेबस को, करिकुलम को इन चीजों को ऐड करने की बात करी थी। शिक्षा का व्यवसायीकरण एक तरह से करने की इन्होंने बात करी थी, वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करने की बात करी थी। 1950 इसके बाद से थर्ड है आपका द एजुकेशन कमीशन 1964-66। ये जो आपका आया था
ये अभी तक के जो थे, वो जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी के लिए, दूसरा था माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो ये था, और उसके बाद ये जो आया ये पूरे भारत पर की शिक्षा व्यवस्था के लिए था। और काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसको जो है कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। इस पे इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी, नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करी इन्होंने, ये इसके साथ इन्होंने 5+3+2 की बात करी शिक्षा में ऐड करने के लिए, कि 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 साल, फिर 2 डिग्री लेवल की बात करी। शिक्षा का को जो है राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात करी थी इस आयोग में, ठीक है। इसके बाद से जो है, हाँ, अच्छा, वर्धा। वर्धा जो एजुकेशन है इसको जैसे कि बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, क्राफ्ट एजुकेशन, कई नाम से इसको भी बुलाया जाता है। 31 जुलाई 1931 को ये क्या नाम है, गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था हरिजन, उस पे एक आर्टिकल निकला था, उस के आधार पर 1937 में जो है एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पे बात करी थी। इस पे बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था होती है, जब प्राइमरी लेवल की एजुकेशन दी जा रही है या सेकेंडरी लेवल की, तो साथ में एक उनको ऐसी भी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, कि जिसमें सूत काटना और इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती थी, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, उनका ये मानना था। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, हालाँकि कोई किसी का माइक ऑन है जिससे काफ़ी आवाज़ आ रही है। सोनू जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। ठीक है। इसके बाद से जो हम देखते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़। जब पहले आयोग बनते थे, कमीशंस बनते थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जो है पॉलिसीज़ बनने लगी। जब पॉलिसीज़ बनने लगी उसके बाद से जो है कमीशन नहीं बने, तब से नीतियाँ बनने लगी। जो पहली आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, ये 1968 में आई थी, जिसे जो है नॉलेज कमीशन, सॉरी, हाँ, आई थी। जब से क्या कहते हैं ये, इस पॉलिसी में अपनी स्टडी की, जिसमें कि भारत की विश्वविद्यालय का अध्ययन किया, जिसमें उसने विश्वविद्यालय कल्चर और चीज़ों के बारे में स्टडी की, और जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस पे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बस ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन-सी पॉलिसी थी। सेकंड आपकी थी 1986 में आई थी। जो पहली आपकी शिक्षा नीति उतनी सफल भी नहीं हुई थी। लेकिन इस शिक्षा नीति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उस पर भारत सरकार द्वारा इस पे स्टडी करी गई, और इस रिपोर्ट को, इसके कुछ रिकमेंडेशंस थे उनको लागू करने के लिए 1992 में भारत सरकार ने एक जो है पीओए बनाया, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जिससे कि उसके कुछ रिकमेंडेशंस को लागू किया जा सके। अ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पे कुछ रिकमेंडेशंस पे बात कर लेते हैं। इसमें पहली चीज़ ये थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ही शिक्षा होने की बात करी थी, कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एक जैसी हो। ये कहा गया फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन से ही, लेकिन जो है कुछ चीज़ें आती रहती हैं, बस उस पे काम नहीं किया जा पाया था, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो इस वजह से जब भी स्टडी होती थी, तो ये देखा गया कि जो स्टेट लेवल पे जो डिफरेंशिएशन है एजुकेशन सिस्टम में, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें बार-बार जो है प्रेज़ेंट करी गई। उसके बाद से शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात करी, व्यावसायिक शिक्षा की बात करी बेसिकली। व्यावसायीकरण से मतलब ये नहीं है जैसे कि अभी हो गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन और इतने ज़्यादा फीस वगैरह, कि स्कूलों में जो जिस तरीके से हो रहा है कि आपको बुक्स भी खरीदने, कपड़े भी खरीदने, वो चीज़ नहीं थी। बिज़नेस से रिलेटेड जो आपका मैनेजमेंट है, ये एजुकेशन को में ऐड करने की बात करी गई थी। व्यावसायिक शिक्षा को देने की बात करी गई थी। इसके साथ ही एडल्ट एजुकेशन की बात करी गई थी। इनका कहना था कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कि अगर कोई लोअर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो उसके घर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो स्टार्टिंग में घर
को संभालने में क्या आता है कि स्टडी नहीं कर पाता, तो क्या एज ज़्यादा हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि एजुकेशन से वंचित रह गए हैं घर की चीज़ों को सँभालने में, और वो काफ़ी समय बाद एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है ऑप्शन होना चाहिए। वो भी चाहें तो किसी भी उम्र में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें साथ ही स्पेशल एजुकेशन की बात करी गई, जो कि देखते हैं कई तरह चीज़ें होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है और सारी चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें, इस तरह की जो एजुकेशंस है, इसकी बात करी गई थी। और उसके बाद से जो इन्होंने ये एबनॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको किसी तरह जो विकलांग हैं, ब्लाइंड है, किसी भी तरह से उनको प्रॉब्लम है, उनके एजुकेशन की बात करी गई थी इसमें कि उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करी गई थी। डिस्टेंस लर्निंग की बात करी इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को भी जो है करिकुलम में ऐड करना चाहिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो बात है, ये पहली बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करी थी। साथ में इन्होंने रूरल यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करी थी इन्होंने। ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने जॉब से डिग्री से जो एक तरह से कह सकते हैं डिलाइंग एकदम जो लिंक था, जॉब और डिग्री एक तरह से लिंक था, उसको डिसलिंक करने की बात कही थी। इन्होंने कहा कि जॉब जो है वो डिग्री पर आधारित ना होकर स्किल पर आधारित होनी चाहिए। ये जो है आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, इसमें कहा गया था। ये काफ़ी अच्छी एक तरह से पॉलिसी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसको फॉलो भी किया गया है। और उसके बाद से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी ये अभी करंट में आई है, तो इससे जो है क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में। अ, तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे। अ समय के साथ-साथ कह सकते हैं, इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो इसकी अध्यक्षता की थी, वो की थी के कस्तूरीरंगन समिति ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जैसे भी कह सकते हैं ना कि जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, शिक्षा में और सारी चीज़ों की आवश्यकता बढ़ी, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो उतने चीज़ों से लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। आप ही हैं, अगर एक ही बुक हमेशा पढ़ने को दिया जाए, तो उससे भी दिक्कत होगी, तो कुछ ना कुछ अलग चाहिए, बेहतर चाहिए उससे। तो उस चीज़ को देखते हुए समय अनुसार जो है एक नीति की आवश्यकता पड़ी, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी। जैसे कि अभी ना पहले हमने जब पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एमएचआरडी, अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ये तो अभी नई चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है, आप लोग को ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें। और शुरुआत में हमने पढ़ा था जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था स्कूल एजुकेशन और दूसरा था हायर एजुकेशन। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो है शिक्षा को 2 भागों में बाँटकर ही इम्पोर्टेंस दिया गया है कि स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो आपका की जो शिक्षा आती है, वो आती है चौथे नंबर पे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें नंबरिंग के लिए कभी-कभी आ जाता है, जो आपको आता है कि नंबर सेट कीजिए, पहले के बाद कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। तो अगर सस्टेनेबल इसमें आ सकता है इस तरीके से कि एजुकेशन है वो कितने नंबर पे है, तो एजुकेशन जो है वो चौथे नंबर पर आती है। इस पॉलिसी में जो है अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखकर बनाई गई है उसी तरह की चीज़ें, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो 2030 तक जो है एजुकेशन है, उसमें मतलब उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की बात करी थी एजुकेशन की। इसमें भी आगे बढ़ते हैं, कितने परसेंट की बात करी गई है, क्योंकि क्वेश्चंस यही आता है। अगर आप एनवायरनमेंट में पढ़ते होंगे तो एनवायरनमेंट में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कितने परसेंट वायु प्रदूषण, कितने परसेंट जल, इस तरीके से। तो एजुकेशन का भी परसेंटेज में ही ज़्यादातर पूछता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है एजुकेशन
कब तक पाने की बात करी गई है, कहाँ हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में, ये पूछ सकता है। ठीक है। जुलाई 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यूनियन कैबिनेट जो है आपकी, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो है इसको पास किया है। ये 34 ईयर बाद ये इसको रिप्लेस किया गया है, जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी थी उससे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसने इसके कुछ पर्पज़ हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है कि इनको जो है, हाँ, हाँ, गुड ह्यूमन बीइंग को बनाना। इनका जो है वो ऐसे ह्यूमन बीइंग को बनाना है जिनका जो थॉट है वो मतलब विवेकपूर्ण थॉट हो, रिज़नेबल हो, साथ ही जो है उनका रिजनल थॉट, एक्शन, प्रिसेंशन, कंपैशन, एम्पैथी, करेज, रेजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर, ये सारी चीज़ें, जैसे कि उनका विवेकपूर्ण थॉट हो, सोचने समझने की क्षमता हो, करेज हो, साहस हो, चीज़ों को करने का, एम्पैथी हो, साथ ही जो है साइंटिफिक टेम्पर हो, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी हो, इमोशन भी हो, साथ में क्रिएटिविटी भी हो। इस तरह की चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमें ऐसे ह्यूमन बीइंग का निर्माण करना है अपनी कंट्री में। एथिकल वैल्यू की भी बात करी है उन्होंने, मोरालिटी की भी बात करी है, उसी तरह से मनुष्य के निर्माण की बात करी इन्होंने, ठीक है। अ, साथ में अभी हम देखेंगे कि जो हमारा पहला आयोग आया था, कोठारी आयोग से लेकर के आयोग पहले आया है, उसके बाद से ये पॉलिसी आ रही है। लेकिन इसमें जिन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इन्होंने भारत की स्टडी की थी, भारत की स्टडी करी थी, लेकिन जो है इन्होंने जो है बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। विश्व में क्या चल रहा है, उसके आधार पे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को देखा। लेकिन जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें एंशिएंट वैल्यू की बात करी गई है। यानी कि पहले जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीनतम जो चीज़ें थी, उनको आधार बनाकर शिक्षा दी जाए, इसकी बात करी गई है। पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर नई शिक्षा व्यवस्था में की स्थापना करने की बात करी गई। इसमें कई चीज़ें चेंज है। देखिए, जैसे स्कूल एजुकेशन पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था इसमें, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले क्या था, 10 ईयर है, फिर 2 ईयर है। पहले था बच्चे को पहले स्टार्टिंग के 5 साल तो बच्चे फ्री रहते थे, और उसके बाद से जो अब आई है उसमें आप देख सकते हैं 5+3+4 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका नाम दिया गया है। जो अभी है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है। जिससे कि 3 साल से ही बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है। पहले 5 साल से था, अभी 3 साल हो गया है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, पुरानी और नई में जो है वो कंपैरिजन करके। अब 5+3+3+4 हो गया है। इसमें जो अगर देखते हैं, जो आपका पहला है स्टेज, पूरा आ नहीं रहा। हुँ। जो पहला है उसको फाउंडेशन स्टेज कह सकते हैं, जिसमें कि 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसका एडमिशन होगा। इसमें जिसको आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, इस तरीके की चीज़ें कहते थे, 3 साल का होगा। ये जो आपका है 5 साल तक चलेगा, 3 साल तक आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, उसके बाद से 2 साल जो है वो फर्स्ट और सेकंड में पढ़ेगा, सेकंड क्लास तक होगा। तो ये आपका होगा फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद से आपका 3 साल का होगा, जिसमें कि बच्चा जो है 3, 4 और 5 पढ़ेगा 3 साल तक। और उम्र की बात करें तो 3 साल पे एडमिशन हुआ और पहले 5 साल हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो है 8 साल का हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 8 से 11 जो है दूसरे स्टेज में 3 साल में 5 साल, उसके बाद से 3 साल में पढ़ा। फिर 3 साल जो आपकी मिडिल स्टेज है उसमें जो है 6 क्लास में एडमिशन लेगा, 6, 7 और 8 पढ़ेगा। फिर 3 साल, जब 14 साल की उम्र तक यहाँ पर पढ़ेगा। इसके बाद से जो है आपका सेकेंडरी स्टेज आती है। सेकेंडरी स्टेज में जो है वो 9, 10, 11 और 12 पढ़ेगा, जो कि 4 है, 3, 5, 3+3+4, जो 4 है क्लासेस यहाँ, ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। उसके बाद से जो है इसको देखेंगे कि 12 क्लास तक स्कूल एजुकेशन निर्धारित किया गया है इसमें। इसमें जो है उम्र निर्धारित है कि 3 साल से ये एजुकेशन स्टार्ट होगा और 18 साल तक चलेगा।
पहला आपका फाउंडेशन स्टेज है, दूसरा होगा प्रोप्रेटरी स्टेज है, उसके बाद थर्ड आपका मिडिल स्टेज है और फोर्थ जो आपका सेकेंडरी स्टेज है। और इसको जो पूरे सिस्टम को जो नाम दिया गया है वो दिया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कई जगह इसका रिकमेंडेशन हुआ था, बट अब जाकर के इसमें जो है पास किया गया है फाइनली। इसके बाद से जो है हाँ जी यार ऊपर, ठीक है। इसमें जो है साथ में ही जो जीआर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसकी बात करी गई है। अभी तक का जो है वो 6 से 8 तक का 90.9% था, और 6 से 8 तक के जो स्कूली बच्चे थे उनके 9 से 10 का 69 है, 9 to 10 हाँ 17 3 11 to 12 56 है। इस तरीके से आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में 90, फिर 79, फिर 56, ये घटता गया है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है लोअर क्लास से अपर क्लास तक, तो जो है रेशियो घटता जाता है। स्टेज बढ़ने के साथ साथ जीआर घटता जाता है। इसके लिए इस पे सर्वे किया गया, जिसमें देखा गया कि 6 से लेकर के और जो है आपका 17 साल तक कितना है 3.22 करोड़ बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मतलब प्राइमरी एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद से जो रूरल एरिया में है बेसिकली उन लोग के लिए कि स्कूलिंग छोड़ देते हैं, वो स्टडी छोड़ देते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ता है वो एजुकेशन से लोग छोड़ते जाते हैं। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू जो जीआर है आपका, वो अचीव करने का जो गोल रखा गया है, वो रखा गया है 2030 तक स्कूल एजुकेशन का जीआर 100% रखा गया है। कि जो है गवर्नमेंट चाहती है कि एटलीस्ट 2030 तक जो स्कूल एजुकेशन है यानी कि 12वीं तक 100% एजुकेशन इंडिया में हो, हर एक बच्चे को स्कूल एजुकेशन मिले। इसके बाद से इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। हाँ, इसमें जो है रीजनल जो आप लैंग्वेज है यूनियन एंड मल्टी प्रमोट चेंज। इसमें ये कही गई कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको अपनी मातृभाषा के अलावा और भी भाषाओं का ज्ञान हो। कहीं-कहीं ये भी होता है कि बच्चे जो हैं उनकी मातृभाषा कुछ और है, उनको जो किताबें मिल रही हैं उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। इसलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया है कि जो बच्चा एडमिशन लेगा, पहले जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा होगी वो उसकी मातृभाषा में होगी, दूसरी जो होगी उसकी रीजनल लैंग्वेज में होगी, तीसरा जो होगा आपका फॉरेन कोई एक फॉरेन लैंग्वेज उसको सिखाई जाएगी। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके बाद से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो है ये कहा गया कि पूरे भारत का जो करिकुलम होगा वो नेशनल लेवल पर एक जैसा होगा, जिसके लिए एनसीएफ बना था। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अब इसका नाम जो है वो बदल कर करके जो है एनसीएफएसई कर दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। पूरे राष्ट्र में एक जैसा करिकुलम निर्धारित किया जाए, इसलिए जो है इसको बनाया गया है। 70% जो है अभी करिकुलम है। जैसे कि मैंने बात की 70% जो करिकुलम होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और 30% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए फ्री रखा जाता है कि आप अपने अनुसार अपना करिकुलम ऐड कर सकते हैं, अपनी चीजें अपने स्टेट के की चीजें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद से है हाँ, इसमें देखिए परख है। इसमें एक परख को ऐड किया गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई। इसके लिए जो है ये परख प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके बाद आता है हायर एजुकेशन, इस पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी हमने देखा कि स्कूल एजुकेशन पे जीईआर को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके आधार पर बनाई गई हमारी पॉलिसी है, तो इन्होंने जीईआर को 2030 तक 100% की बात करी है। तो ये जो पॉलिसी बनी है तो ये तो स्कूल और हायर एजुकेशन
तो इसको जो है क्योंकि स्कूल लेवल जो है वो 12th क्लास तक आपका निर्धारित किया गया है, और जो हायर एजुकेशन है उसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि रेशियो बहुत ज़्यादा कम है हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स के आने का। तो इसको 2 लेवल पे डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट फेज, जो कि फर्स्ट फेज को अचीव करने का टाइम जीआर जो है वो आपको बताया गया है 2030 तक। 2030 तक जो है फर्स्ट फेज अचीव किया जाएगा। और अभी तक के जो शिक्षण संस्थान थे वो फर्स्ट क्या कहते हैं, फील्ड को की शिक्षा देते थे। एक ही फील्ड की, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक तरह की एजुकेशन दिया जाता है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इंजीनियरिंग की दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है साइंस है, में आर्ट ही दिया जा रहा है, संस्कृत है तो संस्कृत, इस तरीके से अलग अलग दी जा रही है। तो इस चीज की उन्होंने बात करी कि अगर कोई बच्चा है वो मेडिकल का स्टूडेंट है, साथ में वो चाहता है कि कभी माइंड रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक भी सीखना चाहता है, तो वहाँ पे वो भी अवेलेबल हो कि वो सीख सके। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो आर्ट भी ड्राइंग सीखना चाहता है कि उसे ड्राइंग भी आनी चाहिए, तो उसको वो भी अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसलिए जो है इस चीज़ की बात करी गई है। और उसके बाद से जो है 2018 में जो है आपका में जीआर आपका था 26%, और इसको जो है 2035 तक 50% लाने की बात करी गई है। और जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से किया, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम देखते हैं कि यूजी पहले 3 साल का था, अभी क्या 4 साल का कर दिया गया प्रोग्राम। उसमें जो है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट की बात करी गई कि 1 साल आप आए तो आपको जो है क्या कहते हैं सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल किया तो आपको डिप्लोमा कोर्स की डिग्री दी जाएगी। मतलब पहले ये था कि अगर आप जो है 3 साल से पहले स्टडी छोड़ देते हैं तो आपको जो है अ, अ, कोई नहीं मिलता था, कोई भी डिग्री नहीं मिल पाती थी। अब दोबारा से अगर कहीं एडमिशन लेते हो तो आपको दोबारा से जो है चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती थी, फिर से एडमिशन लेना पड़ता था फर्स्ट ईयर से। अब वो चीज़ नहीं है, अभी क्या है कि आप जितने टाइम पढ़ा स्टडी करोगे उतने टाइम की आपको जो है डिग्री वो दी जाएगी, और दोबारा से आप करते हो तो आपको, अगर आपने 2 साल पढ़ लिया, आपको डिप्लोमा कोर्स की डिग्री मिली हुई है और फिर आप कहीं जा करके स्टडी करते हो तो आपको फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं पढ़ना होगा। इस तरीके की चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं। अ, हाँ, बट अफोर्डेबल इसमें जो है सिंपल सी चीज़ है कि अगर दोबारा से एडमिशन लेना पड़ा तो फीस सबमिट करना, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें कम होंगी, इसलिए इसकी बात करी गई है। ठीक है? हाँ, आज के लिए इतना ही। इसमें पूछ लीजिए कल जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्कीम एंड प्रोग्राम्स जो आपके हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसी को पूछना है कुछ इसमें? मैं क्वेश्चन निकाल लूँ एक बार। हुँ, अ क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। इसमें जो है आपका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका सही होगा बी, 1857। ठीक है? आधुनिक जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना 1857 में हुई थी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय था। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उनने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है? दूसरा है आपका
नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा? कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें कि एजुकेशन सिस्टम भारत का काफी ज्यादा नीचे आ गया था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है मुगल काल। अ, जो आपका की जो एजुकेशन सिस्टम थे, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक धक्का जो है या नुकसान या पिछड़ापन कह सकते हैं, मुगल काल में लगा था। इस समय जो है जो एजुकेशन सिस्टम था वो चार दीवारों में कैद एक तरह से रह गया था। जो लैंग्वेज थी वो थोपी जा रही थी, तो इस वजह से जो है और जो वुमेन्स एजुकेशन है वो काफी ज्यादा नीचे आ गई थी। तो इस वजह से एजुकेशन सिस्टम काफी खराब हो गया था। अ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? अभी इसको हम ही पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम पढ़े थे। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना थी वो 1956 के अधीन हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें जो है इसका 1953 में एक तरह से प्रोफार्मा बना था, प्रस्तुत किया गया था। तो कभी जो क्वेश्चंस आते हैं कभी 1953 और 56 दोनों लिख करके आता है, बट जो एग्जैक्ट है अगर एक है 56 है ही नहीं तो 53 कर सकते हैं। बट अगर 56 है तो 56 ही करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे केवल जो ये है प्रस्तुत किया गया था और ये जो आपका बना है इसी अधिनियम के थ्रू बना है। इसमें ये क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे था, इसलिए वैसे ऐसे मैंने कर दिया है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? इसमें है राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग। इसमें जो है आपका कोठारी आयोग होगा। कोठारी आयोग जो है शिक्षा की रिपोर्ट में उपशीर्षक जो है राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था। इस आयोग में सरकार को कहते हैं शिक्षा के सभी जो पक्ष थे उस पे काम करने की बात करी थी। इस समय राष्ट्रीय जो रूपरेखा थी, इस तरह की चीजें, साधारण चीजें, नियम, नीतियों की रूपरेखा बनाने की बात करी गई थी। ठीक है, ये एक तरह से पहला ऐसा भारत का शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट जो है सामाजिक बदलाव को देखते हुए किया था। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि कल्चर की स्टडी की थी इसने, कि जो यूनिवर्सिटी का कल्चर है वो किस तरीके का है। तो जब स्टडी इन्होंने की थी तो उसमें कल्चर, यूनिवर्सिटी के कल्चर की भी बात करी गई थी। ठीक है, और इसमें से किसी को कुछ पूछना है? आप लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। हालांकि मैंने एक बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, बट उसमें क्या है कि अभी जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपका हायर एजुकेशन आता है वो आपका पॉलिटी, हायर एजुकेशन, ये एक साथ ही आता है। तो वो जो क्वेश्चन मैंने बनाया उसमें सारी चीजें हैं, पॉलिटी भी होगा, हायर एजुकेशन भी होगा, गवर्नेंस भी होगा, जो आपका इस तरह की चीजें आती हैं, नियम जो आपके गवर्नमेंट के हैं, राज्य और इस तरह सेंट्रल के, तो उस वो चीजें भी ऐड है। एक्ट के वगैरह के बारे में भी है, तो उसको लास्ट डे हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग अपने लेवल पे भी प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें हर एक सब्जेक्ट के, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक सेकंड, कमेंट्स तो शायद दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। ओके, आंसर है, थैंक यू। ठीक है, फिर मैं लेफ्ट कर सकती हूँ? तो ये सभी लोग, थैंक यू, वेलकम। Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Good night, ma'am.
सभी लोग रुके रहेंगे, अटेंडेंस नहीं हुई है। 1 मिनट जरा वेट कर लीजिए। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं क्लास में।